जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आप आज की कहानी, जो कि है हमारी सीरीज द फॉरगॉटन फाइल्स की कहानी, जिस गांव का कोई नक्शा ही नहीं था का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना है तो जाइए और उसे सुनिए, ताकि आप समझ सकें कि कहानी में आखिर चल क्या रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दूसरा भाग। मैंने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के नीचे डाली। रोशनी मुश्किल से 10-12 सीढ़ियों तक ही पहुंच पाई। उसके बाद बस काला अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे धुंध नहीं, बल्कि कोई एक ऐसी चीज है जो रोशनी को ही निगल रही है। सर, नीचे कोई है? एक कांस्टेबल ने धीमे से बोला। मैंने जवाब नहीं दिया। वही इंजीनियर जिसने कुछ सेकंड्स पहले मशाल देखने की बात कही थी, अब बिल्कुल चुप था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने सच में रोशनी देखी थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। हमने नीचे उतरना शुरू किया। हर सीढ़ी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन 5वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही मैं रुक गया। धूल पर जूतों के निशान थे। निशान बिल्कुल ताज़ा नहीं थे, लेकिन इतने पुराने भी नहीं थे कि मिट जाते। अजीब बात यह थी कि वो सिर्फ नीचे की ओर जा रहे थे। ऊपर लौटने वाला निशान था ही नहीं। मैंने पूरी टीम को रुकने का इशारा किया। हमने एक एक सीढ़ी ध्यान से देखी। कुल मिलाकर कम से कम 5 अलग अलग लोगों के पैरों के निशान थे, लेकिन वापस आने वाला कोई नहीं था। नीचे पहुंचकर एक संकरा गलियारा मिला। दीवारें पत्थर की थीं, लेकिन उन पर अजीब निशान खुदे हुए थे। पहले लगा कि शायद किसी पुरानी भाषा के अक्षर होंगे। फिर हमें एहसास हुआ वो अक्षर नहीं थे, वो नक्शे थे। लेकिन किस गांव के? हर पत्थर पर अलग अलग रास्ते बने थे। कुछ रास्ते अचानक खत्म हो जाते थे। ऐसा लगता था कि वो नक्शे किसी गांव के नहीं थे। कुछ रास्ते एक ही जगह घूमकर वापस वहीं आ जाते थे, और एक नक्शे पर लाल रंग का निशान था। हमने उसे साफ करने की बहुत कोशिश की, पर वो रंग नहीं था। वो बहुत पुराना, सूखा हुआ खून का निशान था। उसी समय पीछे चल रहे कांस्टेबल ने घबराकर आवाज लगाई, सर। हमने उसकी तरफ देखा। वो दीवार के कोने की ओर इशारा कर रहा था। वहां किसी के वहां किसी ने नाखून से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, बाहर मत जाना। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले हमारे पीछे ऊपर से एक भारी आवाज आई। ठक, जैसे ऊपर की पहली पत्थर की सीढ़ी पर किसी ने कदम रखा हो। फिर दूसरी, तीसरी, लेकिन हमारी पूरी टीम तो नीचे ही थी। तो फिर ऊपर से उतर कौन रहा था? हमें हमने दीवार पर उकेरे गए उन अजीब निशानों की तस्वीरें लेनी शुरू की। करीब 10 मिनट बाद हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। सुनो, कुछ दूर जाकर 2 हिस्सों में बट गई थी। दाईं तरफ की दीवार पर कोयले से एक तीर का निशान बना हुआ था। बाईं तरफ कुछ भी नहीं था। मैंने इंजीनियर से पूछा, तुम्हारे हिसाब से किस तरफ जाना चाहिए? उसने बिना सोचे दाईं तरफ इशारा कर दिया। हम उसी रास्ते पर चल पड़े। करीब 50 मीटर आगे जाने के बाद रास्ता अचानक बंद हो गया। सामने सिर्फ ठोस पत्थर थे। गलत रास्ता था, मैंने कहा। हम वापस मुड़े, लेकिन जहां 2 रास्ते अलग हुए थे, वहां पहुंचकर पूरी टीम रुक गई। अब वहां 3 रास्ते थे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ अपने जूतों के निशान देखने शुरू किए। हम सबके जूतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो निशान उस तीसरे रास्ते की तरफ भी जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी पूरी टीम पहले ही वहां होकर लौट चुकी हो। इंजीनियर ने तुरंत विरोध किया, नहीं सर, हम इस तरफ तो आए ही नहीं। मैंने कैमरा निकाला, कुछ मिनट पहले की तस्वीर खोली। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वहां सिर्फ 2 रास्ते थे।
तीसरा रास्ता तस्वीर में था ही नहीं। मैंने दोबारा सामने देखा, पर अब वो तीसरा रास्ता वहाँ मौजूद था। हम में से किसी ने उस पर चर्चा नहीं की, हम बस उसे देखते रहे। तभी सामने तभी सबसे पीछे चल रहे कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। अगर हम पहली बार यहाँ आए हैं तो ये तीसरे रास्ते पर जूतों के निशान हैं किसके? उसके बाद लगभग 1 मिनट तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मैंने पहली बार महसूस किया कि उस सुरंग में हवा बिल्कुल थी ही नहीं। फिर भी दीवार पर चिपका एक पुराना पीला कागज अपने आप हिल रहा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, नक्शा रास्ता नहीं बदलता, चलने वाले बदल जाते हैं। मैंने उस तीसरे रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया और सिर्फ 2 कदम ही बढ़ाए। उसके बाद मैं रुक गया। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उस धूल पर एक सीधी रेखा बनी हुई थी, जैसे किसी ने कोई बहुत भारी चीज वहां से घसीटी हो। रेखा सुरंग के भीतर जाती तो थी, पर वापस नहीं आती थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, धूल को हाथ से हटाया। नीचे पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था। पहले लिखा पहले लगा कि कोई तारीख होगी, लेकिन वो तारीख नहीं थी, वो निर्देशांक थे। हमारी टीम के इंजीनियर ने हमारी टीम के इंजीनियर ने तुरंत अपनी डायरी निकाली। उसने उन्हें लिख लिया, सर, अगर ये सच में कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये किसी जगह के होने चाहिए। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उस समय हमारे पास उन्हें जांचने का कोई तरीका नहीं था। हमने आगे बढ़ना जारी रखा। करीब 20 मिनट बाद सुरंग अचानक खत्म हो गई। सामने एक छोटा सा पत्थर सामने एक छोटा सा कमरा था। कमरे में कुछ भी नहीं था, ना कोई मूर्ति, ना संदूक, ना कोई हड्डी, सिर्फ एक लकड़ी की मेज, और उस पर रखा था एक मोटा रजिस्टर, धूल से ढका हुआ। मैंने सावधानी से उसे खोला। हर पन्ने पर सिर्फ 3 कॉलम थे, नाम, तारीख, हस्ताक्षर। पहले कुछ नाम अनजान थे, फिर अचानक एक नाम देखकर मेरा हाथ रुक गया। वो नाम उसी वन विभाग के एक अधिकारी का था जिसने 1989 में इस गांव को अस्तित्वहीन घोषित करने वाली रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तारीख रिपोर्ट से 2 साल बाद की थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वो अधिकारी उस तारीख से लगभग 8 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में मर चुका था। मैंने सोचा शायद नाम एक जैसा होगा, लेकिन हस्ताक्षर रिपोर्ट वाले हस्ताक्षर से बिल्कुल मेल खाते थे। मैंने रजिस्टर बंद कर दिया। उस समय इंजीनियर ने धीरे से कहा, सर, ये देखिए। मैंने मुड़कर देखा। मेज के नीचे धूल पर ताजे जूतों के निशान थे। वे कमरे के अंदर तक आते थे, लेकिन बाहर उनका कोई निशान नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने चलकर कमरे में प्रवेश किया हो जैसे किसी ने चलकर कमरे में प्रवेश किया हो और फिर कभी बाहर निकला ही ना हो। लेकिन कमरे में हमारे अलावा कोई और था ही नहीं। मैंने उस रजिस्टर को अपने बैग में रख लिया। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, इंजीनियर ने पूछा, सर, क्या आपने एक बात नोटिस की? क्या? इस कमरे में धूल हर जगह थी, लेकिन मेज के ऊपर नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सही कह रहा था। पूरे कमरे में वर्षों पुरानी धूल जमी हुई थी, लेकिन जिस जगह रजिस्टर रखा था वहाँ लकड़ी बिल्कुल साफ थी, जैसे उसे कुछ देर पहले ही हटाया गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा। हम वापस लौटने लगे। करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे लगा हम उसी जगह दोबारा पहुंच गए हैं। दाएं दीवार पर एक छोटा कोना टूटा हुआ था। मैंने उसे पहचान लिया, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि लौटते समय हमने वो रास्ता लिया ही नहीं था। मैंने अपनी जेब से एक सफ़ेद चाक निकाली, दीवार पर एक बड़ा सा एक्स बना दिया। अब अगर फिर यही जगह आएगी अब अगर फिर यही जगह आएगी तो कम से कम हमें पता होगा। हम आगे बढ़ गए। करीब 7 मिनट बाद वही टूटा हुआ कोना सामने था, लेकिन इस बार दीवार पर एक्स नहीं था। मैंने सोचा शायद मैं गलत गलत दीवार पहचान रहा हूँ। तभी सबसे पीछे चल रहे कांस्टेबल ने कहा, सर, जरा इधर आइए।
इस इलाके से जुड़ी हर फाइल चाहिए। उसने बिना कुछ पूछे एक रजिस्टर खोला। कुछ मिनट के बाद वो वापस आया। उसके हाथ में सिर्फ एक पतली सी फाइल थी। मैंने हैरानी से पूछा, बस इतनी? उसने कहा, सर, बाकी रिकॉर्ड तो कई साल पहले हटा दिए गए थे। किसने हटाए? वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, यही तो अजीब बात है। रिकॉर्ड में आदेश है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि आदेश दिया किसने था। मैंने फाइल खोली। अंदर केवल 5 पन्ने थे। पहले 4 पन्नों पर मेरी नज़र में तो हल्के उभरे हुए अक्षर दिखाई दिए, जैसे किसी ने ऊपर रखे कागज गांव को नक्शे से या न नाम, न हस्ताक्षर, न तारीख। रिकॉर्ड रूम में बूढ़े कर्मचारी ने कहा, आप लोग उसी गांव की बात कर रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। वो कुछ देर तक हमें देखता रहा, फिर बोला, पिछले 20 साल में आप 8वें अधिकारी हैं जो इस गांव की फाइल मांगने आए हैं। मैंने पूछा, बाकी 7 कहाँ हैं? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सामने रखी विजिटर रजिस्टर की किताब खोली। 7 नाम, उन पर वो उंगली रखता है, फिर मेरी तरफ देखता है। अजीब बात जानते हैं साहब? क्या? इन 7 ने फाइल तो वापस कर दी थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं लिखा कि उन्हें उसमें क्या मिला। मैंने रजिस्टर की तरफ देखा। हर नाम के सामने एक शब्द लिखा था, पूर्ण। किस बात का पूर्ण, कोई नहीं जानता था, और उस शब्द के लिए कोई सरकारी कॉलम भी नहीं था। मैंने बूढ़े कर्मचारी से पूछा, क्या उन 7 अधिकारियों में से कोई दोबारा यहाँ आया था? उसने बिना सोचे सिर हिला दिया, नहीं। किसी ने फ़ोन किसी ने फ़ोन किया? नहीं। कोई पत्र? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, एक लिफाफा आया था। किसके नाम? किसी के नहीं। उसने अलमारी से उसने अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने से धूल भरा एक भूरे रंग का लिफाफा निकाला। उस पर ना पता था, ना डाकघर की मुहर, न टिकट, जैसे किसी ने उसे सीधा इस कमरे में रख दिया हो। अंदर सिर्फ एक कागज़ था। उस पर टाइपराइटर से एक पंक्ति लिखी गई थी, अगर कोई फिर से उस गांव तक पहुंच जाए तो उसे वापस मत बुलाना। बस, ना हस्ताक्षर, ना तारीख, ना विभाग। मैंने पूछा, ये किसने रखा था? बूढ़ा कर्मचारी मुस्कुराया, यही तो पता नहीं चल पाया। ये कमरा रात में बंद रहता है, चाबी सिर्फ मेरे पास होती है। मैंने लिफाफे को उलट पलट कर देखा। भीतर एक मोटा सा कागज था। इतना छोट भीतर एक छोटा सा कागज था, इतना छोटा कि पहली नज़र में दिखाई ही नहीं देता था। उस पर केवल 4 अंक लिखे थे, 1743। इंजीनियर ने कहा, समय होगा। मैंने सिर हिलाया, या फिर किसी फाइल का नंबर। हमने पूरे रिकॉर्ड रूम को खोजा। रैक नंबर 17, शेल्फ 43, फाइल 1743। कुछ भी नहीं मिला। बाहर निकलते समय बूढ़े कर्मचारी ने हमें आवाज़ दी, साहब। मैं मुड़ा, आपने एक चीज़ वापस नहीं की। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्या? उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, जो रजिस्टर आप अपने साथ ले गए हैं। मेरे हाथ अपने बैग पर चले गए। मैंने ये बात इस दफ्तर में किसी को नहीं बताई थी। रजिस्टर पूरे समय मेरे बैग के अंदर ही था। मैंने उसे कभी बाहर निकाला ही नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़े ने मेरी बात बीच में ही काट दी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। उसने इतना कहा और फिर रिकॉर्ड रूम की बत्ती बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। जब दोबारा रोशनी हुई, वह अपनी कुर्सी पर नहीं था, लेकिन दरवाज़ा अब भी अंदर से बंद था। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला। बाहर गलियारे में एक सन्नाटा था, घोर सन्नाटा। पर दूर 2 कर्मचारी अपनी मेज़ों पर बैठे काम कर रहे थे। मैंने पूछा, अभी जो बुजुर्ग यहाँ बैठे थे कहाँ गए? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, कौन से बुजुर्ग? अभी 5 मिनट पहले हम इन्हीं से बात कर रहे थे। कुछ कुछ वह कुछ देर सोचता रहा, फिर
उसने रिकॉर्ड रूम के अंदर झांका। साहब, इस कमरे में पिछले 4 साल से कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद कोई अस्थायी कर्मचारी होगा। मैंने विजिटर्स रजिस्टर मांगा। उस दिन रिकॉर्ड रूम में आने वाले उस दिन विजिटर रूम में आने वालों की सूची में सिर्फ 3 नाम थे, मेरा, इंजीनियर का और एक कांस्टेबल का। चौथा कोई था ही नहीं। मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया। उस रात मैंने रजिस्टर का हर पन्ना स्कैन करना शुरू किया। करीब आधी रात को एक बात सामने आई। हर पन्ने पर तारीख अलग थी, नाम अलग थे, हस्ताक्षर भी अलग थे, लेकिन एक चीज़ हर पन्ने में बिल्कुल एक जैसी थी। हर हस्ताक्षर के नीचे लगभग आधा सेंटीमीटर जगह खाली थी। बिना किसी वजह के वो जगह छोड़ी गई थी। मैंने सारे पन्ने एक दूसरे के ऊपर रखे। खाली जगह बिल्कुल एक सीध में आ गई। जिज्ञासा से मैंने अपना फ़ोन जेब से निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। तभी पहली बार कुछ दिखाई दिया। वो खाली जगह खाली नहीं थी। हर पन्ने में उस स्थान पर बेहद महीन सुई से एक छोटा सा छेद किया गया था। सैकड़ों पन्ने, सैकड़ों छेद, और जब वो एक सीध में आ गए तो उन्होंने एक आकृति बना दी। वो कोई शब्द नहीं था, कोई चिन्ह भी नहीं। वो किसी इलाके की भारी सीमा जैसा लग रहा था। मैंने उसे ट्रेस पेपर पर उतारा। अगली सुबह उसे ज़िले के पुराने नक्शों से मिलाया। किसी से मेल नहीं खाया। फिर अचानक इंजीनियर ने कहा, सर, इसे उल्टा कर देखिए। मैंने कागज़ घुमाया। इस बारी वो नक्शा नहीं लग रहा था। वो एक अधूरा हस्तलिखित अक्षर था, किसी भाषा का। कोई नहीं जानता था। लेकिन उसी क्षण मेरी नज़र रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर चली गई, जहाँ पहले कुछ नहीं लिखा था। अब पेंसिल के दबाव के बहुत हल्के से निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने कभी कुछ लिखकर उसे पूरी तरह मिटा दिया हो। सिर्फ 3 शब्द पढ़े जा सकते थे, अगली बार, अकेले और विश्वास। बाकी पूरा वाक्य हमेशा के लिए मिट चुका था। मैंने पहली बारी महसूस किया, शायद ये रजिस्टर किसी गांव का रिकॉर्ड नहीं था। शायद ये उन लोगों की सूची थी जो कभी उस गांव तक पहुंच गए थे। अगले दिन मैंने सबसे पहले उस चाय की दुकान पर जाने का फैसला किया। वही दुकान जहां से 3 लापता यात्रियों के होने की या आगे बढ़ने की खबर आई थी। दुकानदार ने मुझे देखते ही पहचान लिया। वो बिना कुछ पूछे अंदर गया और काउंटर के नीचे से एक पुराना डिब्बा निकाल कर लेकर आया। उसमें दर्जनों रसीदें रखी थी। उसने कहा, आप उस तारीख वाली रसीद ढूंढ रहे हैं ना? मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि मैं किस रसीद की बात कर रहा था, या फिर मैं किस रसीद को ढूंढ रहा था। उसने रसीद मेरे सामने रख दी, वही रसीद जिस पर अगले दिन की तारीख छपी थी। मैंने इस बार उसे ध्यान से देखा। तारीख के नीचे बहुत छोटे अक्षरों में कोड लिखा था, MF04। मैंने दुकानदार से पूछा, इसका मतलब जानते हो? उसने सिर हिला दिया, नहीं साहब, लेकिन ऐसी रसीद पहली नहीं थी, और भी थी। उसने धीरे से कहा, लगभग हर 2-3 साल में एक बार किसी के साथ जो लोग उस तरफ जाने की जिद करते थे, अक्सर उनके दिल पर यही कोट छपता था। फिर वो चुप हो गया। मैंने दोबारा पूछा, फिर क्या होता था? उसने सीधा जवाब नहीं दिया। वो दुकान के बाहर खड़े पुराने बिजली के खंभे की तरफ देखने लगा। फिर बोला, कुछ लोग वापस आ जाते थे और जो नहीं आते थे। उसने मेरी तरफ देखा। उनके बारे में कोई नहीं पूछने आता था साहब। मैंने रसीद ली। पीछे किसी ने नीली स्याही से एक पंक्ति लिखी थी, अगर नक्शा मिल जाए तो रास्ते पर भरोसा मत करना। लिखावट नई नहीं थी, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं थी कि धुंधली पड़ जाती। मैंने दुकानदार से पूछा, ये किसने लिखा है? उसने बिना रसीद देखे कहा, जब मैंने पहली बार ये रसीद देखी थी तब इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा था साहब। मैंने तुरंत इंजीनियर की तरफ देखा। उसने भी वही सुना था। उसने धीरे से कहा, सर, क्या क्या आपने ध्यान दिया? इस केस में कोई भी चीज़ बदलती नहीं है, सिर्फ बाद में अलग दिखाई देने लगती है। उसकी ये बात मैंने अपनी केस डायरी में उसी समय लिख ली, क्योंकि उस पूरे मामले में शायद यही पहला वाक्य था जो हर सबूत पर एक साथ लागू होता था। उस रात मैंने तय किया,
अब तक मिले हर सबूत को एक जगह रखकर देखना होगा। मैंने मेज़ पर एक एक चीज़ रख दी। 1989 की तस्वीर, चाय की रसीद, रजिस्टर, रिकॉर्ड रूम की फाइल और सुरंग से लिए गए वो निर्देशांक। करीब 1 घंटे तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक मेरी नज़र तस्वीर पर गई। मैंने उसे उल्टा कर दिया। उसी समय एक बात पहली बार दिखाई दी। तस्वीर के बिल्कुल किनारे पर एक लकड़ी का साइन बोर्ड था। धूल और धूप की वजह से पहले वो साफ दिखाई नहीं देता था। मैंने तस्वीर को कई गुना जूम करके देखा। उस पर केवल 3 अक्षर पढ़े जा सकते थे, रक्षा। बाकी हिस्सा टूटा हुआ था। पहले लगा लिखा होगा वन रक्षा या ग्राम रक्षा, लेकिन जितना जूम करता था उतना ही लगता था कि शायद मैं वही पढ़ रहा हूँ जो मेरे दिमाग ने मुझे पढ़ाना चाहा है। मैंने तस्वीर बंद कर दी, फिर रजिस्टर खोला। इस बार मैंने नाम नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ तारीखें पढ़ी। कुछ देर बाद एक अजीब पैटर्न दिखाई देने लगा। रजिस्टर में किसी भी दो नामों के बीच कभी 29 दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं था। कभी 3, कभी 11, कभी 21, लेकिन 30 दिन नहीं। एक एक भी बार नहीं। मैंने इंजीनियर को बुलाया। उसने पूरी सूची दोबारा देखी, फिर बोला, सर, अगर ये संयोग नहीं है तो कोई दोनों चुप हो गए। इसी बीच कांस्टेबल ने बाहर से आवाज लगाई, सर। नीचे के गोले के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, संदेश। और हमने तुरंत आसपास देखा। सड़क लगभग खाली थी, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया। जीप के बोनट पर धूल जमी हुई थी, मगर दरवाजे का हैंडल बिल्कुल साफ था, जैसे उसे कुछ ही क्षण पहले किसी ने छुआ हो या साफ किया हो, और फिर बिना कोई निशान छोड़े वो वहाँ से चला गया हो। हमने उस सफ़ेद जीप को वहीं छोड़ दिया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, लेकिन उससे पहले मैंने नक्शे पर बने लाल गोले की जगह अपनी हाथ से कॉपी कर ली। 4 किलोमीटर, गांव की अनुमानित जगह से ठीक 4 किलोमीटर दूर। अगली सुबह हम वहां पहुंचे। वहां ना कोई गांव था, ना कोई खंडर, ना कोई मंदिर, सिर्फ एक पुराना सर्वे पिलर, पत्थर का, आधा ज़मीन में धंसा हुआ। उस पर मुश्किल से कुछ अक्षर पढ़े जा सकते थे, S17। बस इतना, इंजीनियर ने कहा। सर, ये पुराने सर्वे विभाग का पिलर लगता है। मैंने उसके चारों ओर मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर में नीचे लोहे का एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बा बंद नहीं था, उसके अंदर कोई खजाना भी नहीं था, सिर्फ एक छोटी नोटबुक। पहला पन्ना फटा हुआ था, दूसरे पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी मेरी तरह नक्शे पर भरोसा कर बैठे। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं। बाकी पन्नों पर अलग अलग दिनों की छोटी छोटी टिप्पणियाँ थीं, लेकिन हर पन्ने के नीचे एक ही वाक्य लिखा गया था। आज भी वो जगह वहीं नहीं मिली। मैंने पूरी नोटबुक पढ़ डाली, पर एक भी जगह उस लेखक ने यह नहीं लिखा था कि गांव देखा गया था। उसने सिर्फ इतना लिखा था कि हर बार उसे गांव तक पहुंचने का यकीन होता था, लेकिन लौटने के बाद वो कभी साबित नहीं कर पाता था कि वो वहां पहुंचा भी था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ 2 लाइनें थी, अगर ये नोटबुक किसी को मिले तो मेरे घर मत आना, मैं शायद वहाँ नहीं रहूँगा। उसके नीचे एक पता लिखा था। मैंने तुरंत जिला रिकॉर्ड से वहाँ का पता निकलवाया। घर आज भी मौजूद था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया वहाँ पिछले 15 सालों से कोई भी नहीं रहता था। दरवाजे अब भी नाम की प्लेट लिए हुए थे, मगर उस पर लिखा नाम नोटबुक वाले नाम से मेल नहीं खा रहा था। और यही मुझे पहली बार लगा, शायद इस केस में लोग गायब नहीं हो रहे थे, शायद उनके बारे में दर्ज जानकारी बदल रही थी। उस नोटबुक में लिखे पते पर हम उसी शाम पहुंचे। घर में
घर के पुराने हिस्से पर लोहे का जंग लगा हुआ गेट था। बंद नहीं था, बस धक्का देने से खुल गया। आंगन में घास घुटने तक उगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन एक अजीब बात थी, बरामदे में रखी मिट्टी की सुराही, उसके नीचे ज़मीन गीली थी, जैसे कुछ देर पहले ही पानी गिरा हो। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर धूल थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी 15 साल से बंद पड़े घर में होनी चाहिए। ड्राइंग रूम की दीवार पर दर्जनों नक्शे टंगे थे, भारत के, जिले के, जंगल के, और कुछ ऐसे जिन पर किसी जगह का नाम ही नहीं था। सभी नक्शों में एक बात सामान्य थी, हर नक्शे पर किसी न किसी स्थान को काली स्याही से काटा गया था, मानो किसी ने जानबूझकर उन जगहों को मिटाना चाहा हो। सबसे आखिर में एक लकड़ी की मेज थी, उस पर एक आवर्धक शीशा, कुछ पुराने कंपास और एक फाइल। फाइलों के पहले पन्ने पर सिर्फ एक शीर्षक लिखा गया था, वे स्थान जिन्हें नक्शे से हटाया गया। मैंने अगला पन्ना पलटा। पहला नाम पढ़ते ही मैं रुक गया। वो उसी गांव का नाम नहीं था, बल्कि एक दूसरा गांव था जिसके बारे में मैंने अपने पूरे करियर में कभी सुना ही नहीं था। दूसरे पन्ने पर तीसरा नाम, फिर चौथा, कुल मिलाकर 27 स्थान, और हर नाम के सामने एक ही टिप्पणी, स्थल मौजूद है, अभिलेख अनुपस्थित है। मैंने इंजीनियर से पूछा, इसका मतलब? उसने बहुत देर तक उन शब्दों को देखा, फिर बोला, सर, अगर ये सही है तो शायद समस्या ये नहीं है कि वो गांव नक्शों में नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से फाइल बंद कर दी। समस्या यह है कि वो अकेला गांव नहीं है। उस रात मुझे पहली बार लगा शायद मैं किसी एक गांव की जांच नहीं कर रहा था, शायद मैं उन जगहों की सूची तक पहुंच गया था जिन्हें किसी ने इतिहास से निकाल देने की कोशिश की थी। उस फाइल में 27 स्थानों की सूची थी। हर नाम के सामने 3 कॉलम थे, अंतिम पुष्टि, अंतिम यात्रा, अंतिम साक्षी। ज़्यादातर कॉलम खाली थे, लेकिन 5 स्थानों के सामने अंतिम साक्षी वाले कॉलम में सिर्फ एक शब्द लिखा गया था, अविश्वसनीय। मैंने इंजीनियर से पूछा, इसका मतलब? उसने सिर हिला दिया, पता नहीं, लेकिन ये सरकारी भाषा नहीं है। मैंने फाइल का आखिरी हिस्सा खोला। वो एक नक्शा था, लेकिन ये किसी जिले का नक्शा नहीं था। ये सिर्फ बिंदुओं का एक समूह था, 27 बिंदु। हर बिंदु सूची में दर्ज एक स्थान का प्रतिनिधित्व करता था, और उन सभी बिंदुओं के बीच एक खाली जगह छोड़ी गई थी। वहाँ कोई निशान नहीं था, बस एक एक गोला घेरा। उस घर के नीचे किसी ने पेंसिल से बहुत हल्के से लिखा था। उस घेरे के नीचे किसी ने पेंसिल से बहुत हल्के से लिखा था, यहाँ मत खोजो। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये चेतावनी उस जगह के बारे में नहीं थी। ये चेतावनी खोजने की कोशिश के बारे में थी। उसी समय इंजीनियर ने मुझे बुलाया। उसने फाइल के पिछले कवर के अंदर हाथ डाला। एक बहुत पतला सा कागज़ बाहर निकला, लगभग पारदर्शी। उस पर कोई शब्द नहीं था, सिर्फ सीधी और टेढ़ी रेखाएं। मैंने उस नक्शे के ऊपर रखी। सारी रेखाएं एकदम मेल खा रही थी, लेकिन वो रास्ता नहीं बना रही थी, वो काटने की रेखाएं थी, जैसे किसी ने नक्शे पर यह तय किया हो कि कौन कौन सी जगहें दर्ज रहेंगी और कौन सी हमेशा के लिए हटा दी जाएंगी। उसी क्षण मुझे याद आया, 1989 की रिपोर्ट में एक वाक्य था, क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण किया गया। मैंने वो रिपोर्ट फिर निकाली। इस बार पहली बार मैंने उस वाक्य के नीचे लिखी छोटी सी टिप्पणी पढ़ी। पहले कभी उस पर ध्यान ही नहीं गया था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, पुराने सर्वेक्षण का उपयोग ना किया जाए। कारण लिखा ही नहीं था, और तभी मुझे एहसास हुआ शायद किसी ने गांव को नक्शे से नहीं हटाया था, शायद नक्शा ही दोबारा बनाया गया था। और अगर ऐसा था तो असली सवाल ये नहीं था कि गांव गया कहाँ, असली सवाल था पुराने नक्शे में ऐसा क्या था जिसे बदलने को ज़रूरी समझा गया। मैंने सिर्फ अगले 2 दिन मैंने सिर्फ एक काम किया। मैंने पिछले 70 वर्षों के जितने भी सरकारी नक्शे मिले थे सब इकट्ठे कर लिए। 1958, 64, 71, 78, 89, 96, 2008, और सबसे नया नक्शा मैंने उन्हें एक एक करके मेज़ पर फैला दिया। पहली नज़र में सब सामान्य लगे, लेकिन जब उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो एक बात समझ में आई, जंगल, नदियाँ, सड़कें, सब में छोटे मोटे बदलाव थे जैसे समय के साथ होने चाहिए, लेकिन एक जगह ऐसी थी जो हर नक्शे में अलग थी। कभी वहाँ पहाड़ी दिखाई देती, कभी सूखी नदी, कभी घना जंगल, और सबसे नए नक्शे में वहाँ सिर्फ एक खाली हरा क्षेत्र,
मानो उस जगह को हर दशक में नई पहचान दी गई हो। मैंने इंजीनियर से कहा, अगर ये प्राकृतिक बदलाव होता तो पुराने रिकॉर्ड में उसका जिक्र होता। उसने सिर हिलाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक अनजाना नंबर दिखाई दिया और उससे एक संदेश आया। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, कोई शब्द नहीं। तस्वीर देखकर मेरे हाथ रुक गए। वह उसी सर्वे पिलर S17 की तस्वीर थी जिसे हमने कल ही खोदा था। लेकिन तस्वीर नई नहीं थी, उसमें पिलर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो अभी अभी लगाया गया हो। और उसके पास 4 लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर काली स्याही फेर दी गई थी। मैंने तस्वीर को जूम किया। पिलर के नीचे एक धातु की पट्टी लगी थी, जो हमने खुदाई के समय नहीं मिली थी। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी हुई थी, सीमा परिवर्तन चरण 3। बस इतना। ना विभाग का नाम, ना वर्ष, ना कोई सरकारी मुहर। मैंने उसी नंबर पर कॉल किया। फ़ोन बंद था। कुछ मिनट बाद वो संदेश अपने आप गायब हो गया। ना मैंने उसे डिलीट किया, ना फ़ोन रीस्टार्ट हुआ। बस वो बातचीत जैसे कभी हुई ही नहीं थी। मैंने स्क्रीनशॉट लेना चाहा, लेकिन अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस रात मैंने अपने केस डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा, हो सकता है गांव कभी गायब नहीं हुआ, हो सकता है हम सबको सिर्फ दूसरी दिशा में देखने की आदत डाल दी गई हो। और वही मुझे पहली बारी महसूस हुआ, ये मामला शायद किसी गांव का नहीं, याद रखी गई चीज़ों को भुला दिया गया और चीज़ों के बीच की सीमा का मामला था। केस फाइल टिप्पणी, स्थिति बंद, कारण पर्याप्त साक्ष्य नहीं। आधिकारिक तौर पर यह मामला कभी सुलझा नहीं। तीनों लापता यात्रियों का कोई पता नहीं चला। सुरंग को कुछ ही हफ्तों में भर दिया गया। रिकॉर्ड रूम से मिली फाइलें विभाग के रिकॉर्ड में दोबारा कभी दर्ज नहीं हुई। और जिस सफ़ेद जीप की हमने जांच की थी, उसका इंजन नंबर कभी भी सरकारी डेटाबेस में मौजूद नहीं था। कागज़ों में ये एक असफल जांच थी, लेकिन एक बात मुझे वर्षों तक परेशान करती रही। उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर, जहाँ पहले सिर्फ धुंधले निशान थे, मैंने उसे बंद करने से पहले आखिरी बारी देखा। इस बार एक पूरा वाक्य दिखाई दे रहा था। मुझे आज भी नहीं पता वो पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। उसमें लिखा था, किसी स्थान को मिटाने का सबसे आसान तरीका उसे नष्ट करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि अगली पीढ़ी उसे कभी खोज ही ना पाए। उस वाक्य के नीचे पहली बार एक हस्ताक्षर था। मैंने उसे कई मिनट तक देखा। वो किसी अधिकारी का नाम नहीं था, वो किसी विभाग की मोहर नहीं थी। सिर्फ 2 शब्द थे, मानचित्र अनुभाग। मैंने उस नाम से पूरे विभाग में खोज की, ऐसी कोई शाखा नहीं थी, कभी अस्तित्व में रही ही नहीं थी, कम से कम कागज़ के अनुसार। इस केस के लगभग 6 महीने बाद मैंने उस इलाके से जुड़े सारे दस्तावेज एक डिब्बे में डाल कर रख दिए। मैंने तय किया, अब इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने एक आखिरी काम किया। मैंने 1958 से लेकर सबसे नए संस्करण तक सभी नक्शों की एक-एक प्रति साथ रखी, फिर उन्हें मेज पर फैलाया। इस बार मैं किसी गाँव को नहीं ढूँढ रहा था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या बदलाव है। करीब आधे घंटे बाद मुझे एक चीज़ दिखाई दी, जिसे शायद पहले भी देखा जा सकता था। हर नए संस्करण में सिर्फ गाँव ही नहीं बदल रहे थे, कुछ रास्ते भी धीरे-धीरे गायब हो रहे थे। पहले वे पगडंडियाँ थीं, फिर कच्चे रास्ते, फिर उनका कोई निशान नहीं बचा। जैसे नक्शा जगहों को नहीं, यादों को संपादित कर रहा हो। मैंने उसी समय फ़ाइल बंद कर दी। उसके बाद मैं कभी इस इलाके में वापस नहीं गया। अगर आज आप उस ज़िले में अगर आज आप उस ज़िले का नया नक्शा खरीदेंगे तो आपको सब कुछ सामान्य लगेगा, जंगल, सड़कें, नदी, पहाड़, सब कुछ। लेकिन अगर किसी दिन आपको कोई बहुत पुराना नक्शा मिल जाए तो उसे फेंकिएगा मत, उसे एक नक्शे के ऊपर रख कर देखिएगा। हो सकता है आपको कोई एक ऐसा रास्ता दिखाई दे जो अब कहीं नहीं जाता, या शायद अब भी जाता हो, बस किसी नक्शे में ना हो।